नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एमपी की स्पेशल क्लास के बारे में। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि 20 नवंबर से एमपी जेल प्रहरी की परीक्षा शुरू हो रही हैं और मार्च में एमपी पुलिस के पेपर होने की भी संभावना है। तो इन दोनों के लिए एमपी का सामान्य ज्ञान काफ़ी मायने रखता है और काफ़ी मात्रा में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो 4 से 5 दिन बचे हैं एमपी की जेल प्रहरी की परीक्षा शुरू होने में। इसके लिए हम संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रश्न कम समय में यानी कि 10 से 12 घंटे में कैसे पूर्ण करें, उसके लिए हम वीडियो लेके आए हैं। 3 से 4 वीडियो में हम संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रश्न, जो कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा एक भी प्रश्न, को हम सॉल्व कराएंगे। और ये हमारा पहला भाग है एमपी की स्पेशल क्लास का। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। भारत की मध्य रेखा 8.25 सिंगरौली जिले से लगती है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा राजस्थान से लगती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? वह कथन सही नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी, कि भारत की मध्य रेखा 8.25 सिंगरौली जिले से लगती है। बाकी तीनों कथन आपके सही है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा राजस्थान से लगती है। तो तीनों ही कथन आपके सही है। आपका सी कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है सेकंड, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील इंदौर है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील इंदौर है। उपरोक्त सभी, तो तीनों ही कथन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है तीसरा। प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला दतिया है। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील अजयगढ़ पन्ना है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग चंबल है। उपरोक्त सभी, तो सभी कथन सही हैं आपके। अगला प्रश्न है चौथा। प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश की स्थापना इस तारीख को हुई: 1 नवंबर 1955, 1 दिसंबर 1956, 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1956। तो मध्य प्रदेश की स्थापना किस तारीख को हुई थी? 1 नवंबर 1956, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 5, मध्य प्रदेश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य पशु बारहसिंगा है। राज्य पक्षी दूधराज है। राज्य पुष्प सफेद लिली है। राज्य मछली डॉल्फिन है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? वह सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो राज्य पशु बारहसिंगा है। राज्य पक्षी दूधराज है। राज्य पुष्प सफेद लिली है। अगला प्रश्न है 6। प्रश्न क्या है? पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था? ए स्टेट का भाग था, बी स्टेट का भाग, सी स्टेट का भाग, एक पृथक स्टेट था। तो पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था? सी स्टेट का भाग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 7। सही कथन को छांटिए। स्टेट ए की राजधानी रीवा थी। स्टेट सी को मध्य भारत नाम दिया गया। स्टेट बी में बघेलखंड को सम्मिलित किया गया। स्टेट बी की 2 राजधानियां थी। तो सही कथन क्या है आपकी? स्टेट बी की 2 राजधानियां थी। अगला प्रश्न है 8। प्रश्न क्या है? महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था? स्टेट ए में, स्टेट बी में, स्टेट सी में स्वयं एक स्टेट थी। तो महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था? ऑप्शन नंबर ए, स्टेट ए में। अगला प्रश्न है 9। पुनर्गठन के समय ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी? कोटा, विदिशा, भानपुरा, कोई नहीं। तो किसका हिस्सा बनी? वह हिस्सा बनी विदिशा का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 10। भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 6, 7, 8। तो कितने भागों में बांटा गया है भौतिक बनावट की दृष्टि से? वह बांटा गया है 7 भागों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 11। निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के निकले लावे से हुआ है? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है? वह हुआ है मालवा के पठार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 12। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे? 45, 48, 61, 43। यानी कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ कौन? छत्तीसगढ़। तब मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे? वह थे आपके 45, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 13। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 45, 48, 51, 52। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 52, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 14। निम्न में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? कटनी, कवर्धा, इटारसी, सीहोर। तो इनमें से कौन सा जिला है जो मुख्यालय नहीं है? वह नहीं है इटारसी। इटारसी मध्य प्रदेश की एक
तहसील है। अगला प्रश्न, किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, रीवा, शहडोल, सतना। तो किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? वह आता है टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 16, मध्य प्रदेश के 2003 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है सीधी, हरदा, बड़वानी, बुरहानपुर। तो 2003 में कौन सा जिला बना था? वह बना था बुरहानपुर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 17, मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है अलीराजपुर, सिंगरौली, ए तथा बी दोनों, केवल ए सही है। तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है, कौन सा शामिल है? वह है अलीराजपुर और सिंगरौली दोनों, ए बी दोनों। अगला प्रश्न 18, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा युग्म कौन सा है? छिंदवाड़ा सीधी, छिंदवाड़ा सागर, सागर मंडला, छिंदवाड़ा बैतूल। तो सबसे बड़ा जिला निगम कौन सा है? वह है छिंदवाड़ा सागर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 19, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रायगढ़, विदिशा, मंडला, उज्जैन, रतलाम, रामगढ़, शिवपुरी, छतरपुर, रीवा। तो मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं? वह हैं उज्जैन, रतलाम, रामगढ़। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 20, प्रश्न क्या है? किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? खंडवा में, बैतूल में, छिंदवाड़ा, बिलासपुर। तो किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? वह नहीं है बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 21, मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रीवा, सतना, कटनी, सागर। तो मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रीवा में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 22, निम्न में से कौन सी समितियां जिलों के पुनर्गठन से संबंधित हैं? बी.आर. दुबे समिति, एम.एस. सिंहदेव समिति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी समितियां जिलों के पुनर्गठन से संबंधित हैं? वह है आपकी ए बी दोनों, बी.आर. दुबे समिति एवं एम.एस. सिंहदेव समिति। अगला प्रश्न है 23, प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सीधी, मुरैना, बुरहानपुर, झाबुआ। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? वह है झाबुआ। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 24, सिगार चोटी, जानापाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो सिगार चोटी, जानापाव तथा धजारी चोटियां किस पठार में स्थित है? वह है इनमें से किसी में नहीं। अगला प्रश्न 25, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन की घाटी। तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? वह है सतपुड़ा का पठार में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 26, धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? महादेव पर्वत, राजपीपला, मेकल पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? वह है महादेव पर्वत पर। अगला प्रश्न 27, मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? मालवा, रीवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? वह है बघेलखंड में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 28, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में किस में स्थित है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, सतपुड़ा, रीवा पन्ना। तो सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में किस में स्थित है? वह है बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 29, मध्य प्रदेश में गोंडवाना युगम की चट्टानें निम्न क्षेत्र में बनती हैं? सतपुड़ा क्षेत्र में, मध्य भारत क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना युगम की चट्टानें निम्न क्षेत्र में बनती हैं, वह बनती हैं सतपुड़ा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 30, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? पट्टाभी सीतारामैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित रविशंकर शुक्ल, कुंजीलाल दुबे। तो मध्य प्रदेश का नामकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 31, धार जिले से किसकी सीमाएं नहीं लगती? बड़वानी, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ। तो धार जिले से किसकी सीमा नहीं लगती? वह नहीं लगती मंदसौर की। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 32, निम्न में से कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया? सिंगरौली, सुहागपुर, अलीराजपुर, गरुड़। तो कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया? और बनाया गया था अलीराजपुर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया? 5 मई 2008, 9 मई 2008, 17 मई 2008, इनमें से कोई नहीं। तो कब विधिवत रूप में आया अलीराजपुर? 17 मई 2008 को। अगला प्रश्न है 34,
अली रायपुर किस जिले में पृथक करके बनाया गया? धार, झाबुआ, रतलाम, मंडला। तो अली रायपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? वह बनाया गया था झाबुआ से अलग करके। अगला प्रश्न है 35। नवगठित अली रायपुर जिले में कितनी तात्कालिक तहसीलें सम्मिलित की गई थी? 2, 3, 4, 5। तो कितनी तात्कालिक तहसील सम्मिलित की गई थी अली रायपुर में? वह की गई थी 3 तहसीलें। अगला प्रश्न, नवनिर्मित अली रायपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो वह है 2,68,958 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है 37। निम्न में से कौन सा जिला प्रदेश का 50वां जिला बना? सिंगरौली, अलीराजपुर, गरौट, गजम बसौदा। तो 50वां जिला कौन सा बना मध्य प्रदेश का? वह बना सिंगरौली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 38। वर्ष 2008 में प्रदेश का 50वां जिला बना सिंगरौली किस जिले से पृथक किया गया था? तो वह किया गया था आपका सीधी जिले से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 39। सिंगरौली जिला इस तारीख को विधिवत स्थापित किया गया? 17 मई 2008, 15 अप्रैल 2008, 24 मई 2008, 27 मई 2008। तो सिंगरौली जिला इस तारीख को विधिवत स्थापित किया गया। वह कब किया गया था? 24 मई 2008 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 40। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की? तो अलीराजपुर, सिंगरौली, सीधी, बैतूल। तो किसको बनाने की घोषणा की थी? सिंगरौली को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 41। नवीन जिलों के गठन के बाद अब प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला कहलाएगा? सिंगरौली, अलीराजपुर, सोहागपुर, सीधी। तो नवीन जिलों के गठन के बाद अब प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला कहलाएगा? वह कहलाएगा सिंगरौली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 42। नवनिर्मित सिंगरौली जिले में कितनी तहसीलें शामिल की गई हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितनी तहसीलें शामिल की गई सिंगरौली जिले में? वह की गई हैं ऑप्शन नंबर बी, 3 तहसीलें। अगला प्रश्न 43। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया गया? काली सिंध, पार्वती, चंबल, सिंध। तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? वह किया जाता है चंबल नदी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 44। मध्य प्रदेश सरकार ने कितने नए संभागों का गठन किया? 1, 2, 3, 4। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कितने नए संभागों का गठन किया? वह किया 1 का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 45। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? गोंडवाना लैंड, बेंदन सेल, दक्कन ट्रैप, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? वह है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 46। AID संकालिया ने मध्य प्रदेश के इन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? नागदा कायथा, माहेश्वर नर्मदा टोली, एरण भरहूत, इनमें से कोई नहीं। तो AID संकालिया ने मध्य प्रदेश के इन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, वह की थी महेश्वर नर्मदा टोली से। अगला प्रश्न है 47। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती? जबलपुर, बालाघाट, खंडवा, रीवा। तो मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती? वह नहीं पाई जाती खंडवा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 48। मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? बिजावर, पन्ना और छतरपुर, उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं उपरोक्त तीनों में, बिजावर में, पन्ना में, छतरपुर में भी। अगला प्रश्न आपका 49। मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? ग्वालियर, सीधी, मंदसौर, खंडवा। तो मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता? वह नहीं माना जाता ग्वालियर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 50। अभिजात मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई थी, यानी कि विभाजित होने से पहले मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी थी? 870, 1127, 996, 605। तो विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई थी आपकी 1127 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। अभिजात मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई कितनी थी? विभाजन से पहले मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई कितनी थी? 996 किलोमीटर, 992, 870, 605। तो विभाजन से पहले मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई कितनी थी? वह थी 996 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 52। अभिजात मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही कथन चुने। 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, उपरोक्त ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अविभाजित यानी कि विभाजन से पहले मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? वह थी दोनों, 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर के मध्य। तो ऑप्शन नंबर सही होगा सी। अगला प्रश्न 53।
अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? 5, 6, 7, 8। विभाजन से पहले मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? वह करती थी 7। अब कितनी करती है? 5। अगला प्रश्न 54, निम्न में से कौन से राज्य जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो वह कौन कौन से हैं? वह हैं आपके आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। ये विभाजन से पहले मध्य प्रदेश को छूती हैं लेकिन विभाजन हो जाने के बाद ये मध्य प्रदेश का इनसे सीमा नहीं लगती। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 55, मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए? सही कथनों को चुनिए। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में था। बी, विभाजन के पूर्व प्रदेश 12 संभागों में बटा हुआ था। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1127 किलोमीटर थी। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए? तो वे सभी कथन सत्य हैं। क्या क्या सत्य हैं? विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्रफल राज्य था। बी, विभाजन के पूर्व प्रदेश 12 संभागों में बटा हुआ था। सी, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई 1127 किलोमीटर थी। तो आपके चारों तीनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है 56, मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश का सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई? शैक्षणिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। तो मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई? वही आर्थिक दृष्टि से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 57, सन 1956 के राज्य पुनर्गठन द्वारा राज्य की सीमा में हुए परिवर्तनों के संबंध में सही कथनों को छांटिए। नंबर 1, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यमतवाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा जिले तत्कालीन मुंबई राज्य में चले गए। सेकंड, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील डप्पा को छोड़कर पार्ट सी को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। तीसरा, राजस्थान के कोटा जिले को सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जोड़ी गई। 4, पार्ट सी का विंध्य प्रदेश भाग मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। 5, भोपाल राज्य पृथक स्टेट के रूप में बना रहा। तो 1, 2, 3, 4 सही है। 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके कौन कौन से सही है? इस सन 1956 के राज्य पुनर्गठन के द्वारा राज्य की सीमा में हुए परिवर्तनों के संबंध में सही कथनों को छांटिए। तो कौन कौन से सही है? पहला सही है, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यमतवाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा जिले तत्कालीन मुंबई राज्य में चले गए। सही है। दूसरा, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को सुनील डप्पा को छोड़कर पार्ट सी को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। सही बात है। राजस्थान की कोटा जिले को सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जोड़ी गई। नहीं, कहां पर जोड़ी गई थी? विदिशा जिले में। 4, पार्ट सी को विंध्य प्रदेश भाग मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। सही बात है। भोपाल राज्य पृथक स्टेट के रूप में बना रहा, नहीं मिला लिया गया। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 58, वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? वह है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 59, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? पूर्व का पठार, उत्तर का पठार, पश्चिम का पठार, दक्षिण का पठार। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? वह माना जाता है दक्षिण का पठार। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 60, भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश, कैमूर की श्रेणियां, सतपुड़ा की श्रेणी, मेकल पर्वत। तो भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? वह कहलाता है मध्य उच्च प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 61, भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथनों को छांटिए। नंबर 1, नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन छांटिए। कौन से सही है? आपके तीनों ही सही है। नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। तो इसका कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 62, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन नामों से जाना जाता था? ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार, सेंट्रल इंडिया, पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत, उपरोक्त सभी। तो राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन नामों से जाना जाता था?
वह जाना जाता था ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश शासन में सेंट्रल प्रोविंस भारत के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था, पश्चिम की राजधानियों को मध्य भारत के रूप में भी जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 63, वर्ष 2008 में गठित मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलों में घोड़ा डोंगरी भी शामिल है। यह किस जिले के अंतर्गत आती है? सिंधवाड़ा, बैतूल, मंडला, सीधी। वर्ष 2008 में गठित मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलों में घोड़ा डोंगरी भी शामिल है। यह किस जिले के अंतर्गत आती है? तो यह आती है बैतूल के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 64, नवगठित तहसीलों को उनके जिले के साथ सुमेलित जोड़े को चुनिए। शामगढ़, मंदसौर, अठनेर, बैतूल, रायपुरा, पन्ना। उपरोक्त सभी सुमेलित है, तो इसमें से सभी सुमेलित हैं। शामगढ़, मंदसौर, अठनेर, बैतूल, रायपुरा, पन्ना। अगला प्रश्न 65, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल, बालाघाट। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 66, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? सोनसर सीरीज, संकोली सीरीज, चिपली सीरीज, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? वह दी जाती है चिपली सीरीज की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 67, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? बिजावर सीरीज, ग्वालियर सीरीज, सोनसर सीरीज, सकोली सीरीज। तो पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? वह आती हैं बिजावर सीरीज के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 68, निम्न में से उस सेल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडे सीरीज में बांटी गई हैं। लोअर वेंदियन, अपर वेंदियन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से उस सेल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडे सीरीज में बांटी गई हैं, और कौन सी हैं? वह है आपकी ए और बी दोनों, लोअर वेंदियन और अपर वेंदियन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 69, अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? चौगान, जबलपुर स्तर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? वह पुकारा जाता है चौगान और जबलपुर स्तर, ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न 70, निम्न में से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है? कगार भूमि में, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार। तो निम्न में से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है? वह है आपका कगार भूमि में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 71, अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? 7, 8, 9, 11। प्रश्न क्या है? अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बांटा था? तब था 9 भागों में, अब कितने भागों में है? 7 भागों में। अगला प्रश्न आपका 72, निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? कैमूर कगार, भांडेर कगार, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? कैमूर कगार और भांडेर कगार दोनों को। अगला प्रश्न 73, सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। उपरोक्त सभी कथन सही है। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। कौन कौन से सत्य हैं? सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है। यह नर्मदा नदी की दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो कौन से सही है? सभी कथन सही है। अगला प्रश्न 74, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया है? शहडोल, नर्मदापुरम, सतपुड़ा, कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया है? वह बनाया है शहडोल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 75, मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार करने के लिए किस ITI से समझौता किया गया है? ITI खड़गपुर, ITI मुंबई, ITI बेंगलुरु, ITI चेन्नई। प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार करने के लिए किस ITI से समझौता किया गया है? वह किया गया है ITI खड़गपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 76, होशंगाबाद संभाग का नया नाम क्या रखा गया है? नर्मदापुरम, सतपुड़ा, नर्मदांचल, इनमें से कोई नहीं। तो होशंगाबाद संभाग का नया नाम क्या रखा गया है? नर्मदापुरम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 77, मध्य प्रदेश का नया संभाग नर्मदापुरम किस तिथि को अपने अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 2008, 22 जुलाई 2008, 27 अगस्त 2008, 2 सितंबर 2008। तो मध्य प्रदेश का नया संभाग नर्मदापुरम किस तिथि को अपने अस्तित्व में आया? वह आया 27 अगस्त 2008 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 78, मध्य प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 258, 264, 248, 250।
तो मध्य प्रदेश में नगर पंचायत की संख्या कितनी है? वह है आपकी 264, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 79, निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश के निकटतम है? रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। 79 प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश के निकटतम है? वह है आपका रीवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 80, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। सीधी में सूर्योदय 1 घंटा पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। तो सही कथन क्या है? सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर क्या सही समय है? वह है सीधी में सूर्योदय आधे घंटा पहले होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 81, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,08,245, 3,08,245, 4,08,245, 6,08,245। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,245, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 82, मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? 7.5, 8.5, 9.5, 10.5। प्रश्न क्या है? मध्य भारत का पठार प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? वह है 7.5, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 83, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? इंदौर, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? वह नहीं है इंदौर, ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ पड़ता है? मालवा पठार में। अगला प्रश्न 84, निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है? बुंदेलखंड का पठार, पूर्वी पठार, विंध्याचल श्रेणी, मालवा का पठार। तो निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है? वह है मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 85, प्रश्न क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़, सिद्धबाबा, गुरु शिखर, दोदा बेटा। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? वह है आपकी धूपगढ़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 86, सौंसर, सकोली व चिपली श्रेणियां किस चट्टानी क्रम से संबंधित है? आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन। सौंसर, सकोली व चिपली श्रेणियां किस चट्टानी क्रम से संबंधित हैं? वह है विंध्यन से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 87, भांडेर, कैमूर व पार्श्वनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, अजंता। भांडेर, कैमूर व पार्श्वनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? तो वह है आपके विंध्याचल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 88, राजपीपला, महादेव, मैकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के हैं? उपविभाग हैं? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, अजंता। प्रश्न क्या कह रहा है? राजपीपला, महादेव, मैकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? वह है सतपुड़ा के, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 89, प्रदेश का उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। प्रदेश का उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? तो किस पठार में शामिल किया जाता है? बघेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 90, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई, बताइए कितनी रियासतें इसमें शामिल की गई? 69, 70, 79, 89। तो कितनी रियासतें शामिल की गई थी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में? वह की गई थी 79 रियासतें, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 91, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। तो मध्य प्रदेश का कौन सा भाग काली मिट्टी के क्षेत्र है? वह है आपका पश्चिमी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 92, काली मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहांश, चूना, एल्यूमिनियम, ये सभी। तो काली मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? वह पाया जाता है ये सभी, लोहांश, चूना, एल्यूमिनियम, तीनों ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 93, रेगोर या कपासी मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो रेगोर या कपासी मृदा किसे कहते हैं? वह कहते हैं काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 94, प्रश्न क्या है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? वह है आपका मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 95, निम्न में से सबसे कम जिले किस संभाग में है? चंबल, सागर, जबलपुर, कोई नहीं। तो सबसे कम जिले वाला संभाग कौन सा है? वह है चंबल संभाग, ओनली 3 जिले। अगला प्रश्न 96, बैतूल जिला किस संभाग में है? भोपाल, नर्मदापुर, जबलपुर, रीवा। बैतूल जिला किस संभाग में है? वह है नर्मदापुर संभाग में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 97, चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है? मुरैना जिले, ग्वालियर, भिंड में, शिवपुर में। तो चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है? ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 98, मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार है 94 डिग्री 74 डिग्री से 81 डिग्री 48 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट,
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार है, कितना है, 74 डिग्री से 81 डिग्री 48 मिनट तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 99। प्रश्न क्या है, निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त जर्मनी। तो कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है, वह है संयुक्त जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 100। गंगा और महानदी बीच जल विभाजक किसका भाग है, सतपुड़ा श्रेणी, मेकल का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। प्रश्न क्या कह रहा है, गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक किसका भाग है, वह है बघेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 101। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानें मध्य प्रदेश में कौन सी, धारवा चट्टान समूह, आद्य महाकल्प, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। प्रश्न क्या है, पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है, वह है आपकी आद्य महाकल्प, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 102। ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग होता है, धारवाड़, पुराना समूह, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टान पत्थरों का उपयोग होता है, वह होता है पुराना समूह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 103। प्रश्न क्या कह रहा है, नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है, बघेलखंड, मेकाल श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा, मध्य उच्च प्रदेश। प्रश्न क्या है, नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है, वह जाना जाता है मध्य उच्च प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 104। कैमूर श्रेणियां किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं, यमुना तथा सोन, सोन तथा हिरन, सोन व नर्मदा, बेरमा तथा सोनार नदी। प्रश्न क्या है, कैमूर श्रेणियां किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं, वह करती हैं यमुना तथा सोन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 105। मालवा किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, नर्मदा चंबल, नर्मदा छिप्रा, नर्मदा यमुना। मालवा किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, वह करता है नर्मदा यमुना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 106। सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह में मिलते हैं, आद्य महाकल्प, धारवाड़, पुराना समूह, गोंडवाना। सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह में मिलते हैं, वह मिलते हैं धारवाड़ में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 107। लमेरा हिल्स कहाँ है, पचमढ़ी, जबलपुर, रायसेन, विदिशा। लमेरा हिल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, वह पाई जाती है जबलपुर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 108। मध्य प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस नगर को प्रदेश का 51वां जिला बनाने की घोषणा की है, नरसुल्लागंज, आगरा, आगरमालवा, इटारसी, बागली। मध्य प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस नगर को प्रदेश का 51वां जिला बनाने की घोषणा की है, वह किसी आगरमालवा को। 52 जिला कौन सा है, निवाड़ी। अगला प्रश्न 109। प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे किन्हें वर्ष 2003 में नई तहसील बनाया गया, सिमरिया, बहेरी, पठारी, सुल्तानपुर, उदयपुर, बेड़ागर। सही कूट का चयन करें। कौन सी तहसील थी जिन्हें 2013 में बनाया गया, वह थी आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6। सही है, सिमरिया, बहेरी, पठारी, सुल्तानपुर, उदयपुर, बेड़ागर। तो सही कूट क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 110। नई तहसीलों को गठन के बाद प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी हो गई, 352, 355, 358, 367। नई तहसीलों को गठन के बाद प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी हो गई, वह हो गई 367, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 111। अगस्त 2013 में गठित प्रदेश का 51वां जिला आगरमालवा मूलतः किस जिले से पृथक कर बनाया गया, कहाँ से, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़। तो किस जिले से अलग बनाया गया आगरमालवा, और बनाया उज्जैन से अलग होकर, सॉरी शाजापुर से, ऑप्शन नंबर बी। तो आगरमालवा किस जिले से पृथक कर बनाया गया, शाजापुर से। अगला प्रश्न 112। नवगठित जिला आगरमालवा किस संभाग के अंतर्गत शामिल है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम। प्रश्न क्या है, नवनिर्मित जिला आगरमालवा किस संभाग के अंतर्गत शामिल है, वह किसके अंतर्गत शामिल है, वह है उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 113। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। नंबर ए, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार। वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्या है, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, वह सही है ऑप्शन नंबर डी। तीनों ही सही है। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार। वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, डी सही है। अगला प्रश्न 114। राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है। राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है, राज्य की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 580 किलोमीटर है। उपरोक्त ए बी दोनों सही है।
उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। तो प्रश्न क्या सही है इसमें? राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर, ये सही है। अगला प्रश्न 115, मध्य प्रदेश राज्य है समुद्री सीमा से घिरा राज्य, पूर्ण भू अवेष्टित राज्य, अंतर्राष्ट्रीय रेखा को छूने वाला, उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश राज्य कैसा है? वह है पूर्ण भू अवेष्टित राज्य, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 1, मध्य प्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? 77,700 वर्ग किलोमीटर, 94,690.38 वर्ग किलोमीटर, 78,279 वर्ग किलोमीटर या 9,46,900 वर्ग किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? वह है 94,690.38 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, सेकंड प्रश्न, मध्य प्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? 77,520 वर्ग किलोमीटर, 81,290 वर्ग किलोमीटर, 61,88,651 वर्ग किलोमीटर या 98,290 वर्ग किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? वह है 61,88,651 वर्ग किलोमीटर। तीसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? 30.71%, 33%, 657%, 2%। प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा, मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? वह है आपके 657%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 4, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वानिकी क्षेत्र का अंश कितना है? 1.11%, 1.71%, 2.29%, 3.02%। तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वानिकी क्षेत्र का अंश कितना है? वह है आपका 1.71%। अगला प्रश्न 5, निम्न में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य वाला कौन सा राज्य है? वह है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 6, पर्यावरण दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है? 23%, 27%, 33%, 35%। तो पर्यावरण दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है? वह है आपका 33%, ऑप्शन नंबर सी। 7 प्रश्न, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? 4, 5, 6, 7। तो मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? वह किया गया है 5 आधारों पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 8, मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, मंडला, बालाघाट, सीधी, शिवपुर, शिवपुरी, रतलाम, इंदौर, देवास, उज्जैन। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 9, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन के संबंध में सत्य कथन है? ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है। ये वन शिवपुर, रतलाम, मंदसौर जिलों में पाए जाते हैं। ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन के संबंध में सत्य कथन है, वह सत्य कथन है आपके 1 और 2। एक क्या है? ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा, इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सही है? डी। अगला प्रश्न 10, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल, सागौन, बीजा, सेजा, कीकर, बबूल, सभी। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं आपके कीकर और बबूल। अगला प्रश्न 11, निम्न जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं? मंडला, बालाघाट, सीधी में, उमरिया, शिवपुरी, निर्माण में, होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा में, उपरोक्त में कोई नहीं। तो निम्न जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 12, निम्न में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, सभी में। तो निम्न में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? वह रहता है आरक्षित वन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 13, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? साल, सागौन, खैर, दावड़ा। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति की है? वह है आपके सागौन के, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड नंबर पर साल है। अगला प्रश्न 14, कीट लगने से किस वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? सागौन, यूकेलिप्टस, साल, खैर। तो कीट लगने से किस वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? वह थे आपके साल के पेड़, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 15,
मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1972, 1973, 1974, 1975। तो मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? वह की गई थी 1975 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका 16। प्रश्न क्या है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? बालाघाट, जबलपुर, मंडला, सिवनी। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? वह आपके जबलपुर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 17। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? बालाघाट, मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा। तो मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन संस्थान केंद्र कहाँ पर है? वह है आपके बालाघाट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 18। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? इंदौर, भोपाल, रीवा, सतना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? वह है आपका भोपाल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 19। मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है? दतिया, सिवनी, शिवपुरी, श्योपुर। तो मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है? वह है आपके शिवपुरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 20। मध्य प्रदेश में वनपालों तथा वन संरक्षकों की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनदौन, उपरोक्त सभी जगह। तो मध्य प्रदेश में वनपालों तथा वन संरक्षकों की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? वह दी जाती है आपकी सब जगह, अमरकंटक में भी, गोविंदगढ़ में भी, लखनदौन में भी, सब जगह है आपके। अगला प्रश्न आपका 21। मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों की ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? बैतूल, रीवा, दोनों में कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों की ट्रेनिंग का स्कूल कहाँ पर है? वह है दोनों, बैतूल और रीवा में, दोनों जगह। अगला प्रश्न 22। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश कौन सा है? वह मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 23। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण इस वर्ष किया गया? 1965, 1970, 1975, 1980। तो मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण इस वर्ष किया गया, कहाँ पे किया गया, कब किया गया? 1970 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 24। मध्य प्रदेश के उस जिला समूह को चुनिए जिसकी 50% से भी अधिक भूमि वनों के अंतर्गत है? खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, मंडला, सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा, सिवनी, हरदा, सागर, विदिशा। तो मध्य प्रदेश के उस जिला समूह को चुनिए जिसकी 50% से भी अधिक भूमि वनों के अंतर्गत है। वह कौन से जिला युगम है? खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 25। सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन वृत्त में पाए जाते हैं? उज्जैन, खंडवा, होशंगाबाद, इंदौर। तो सबसे अधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? खंडवा वन वृत्त में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 26। प्रदेश के किन क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई? 23% कम वन क्षेत्रों में, 33% से कम वन क्षेत्रों में, 35% से कम वन क्षेत्रों में, 38% से कम वन क्षेत्रों में। तो प्रदेश के किन क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई? वह की गई थी 33% से कम वन क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 27। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? 1973, 1976, 1979, 1983। तो प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? वह की गई थी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 28। मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? 23%, 12.3%, 33%, 38%। तो मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? वह पाया जाता है 12.3%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 29। मध्य प्रदेश में 2017 में तेंदुपत्ते का संग्रहण लक्ष्य प्राप्त कर लिया और यह लक्ष्य था 22 लाख मानक बोरा, 32 लाख मानक बोरा, 42 लाख मानक बोरा, 52 लाख मानक बोरा। तो मध्य प्रदेश में 2017 में तेंदुपत्ते का संग्रहण लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। यह लक्ष्य कितना था? यह था 22 लाख मानक बोरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 30। प्रदेश का वन राज्य की महाविद्यालय कहाँ है? मंडला, बैतूल, जबलपुर, बालाघाट। तो मध्य प्रदेश का वन राज्य की महाविद्यालय कहाँ है? वह है आपका बालाघाट में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 31। किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है? खैर, पलाश, साल, धावड़ा। तो किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है? खैर की लकड़ी से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 32। मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले हैं? मंडला, जबलपुर, शहडोल, तो सभी। तो मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? मंडला है, जबलपुर है, शहडोल है, तीनों भी है। अगला प्रश्न आपका 33। प्रदेश के वन उपज तथा उसके उपयोग को सम्मिलित कीजिए। तेंदुपत्ता, बांस, खैर, हर्रा, लाख। आपको मिलान करना है। तेंदुपत्ता से क्या बनता है? बांस से क्या बनता है? खैर से क्या बनता है? हर्रा से क्या बनता है? लाख से क्या बनता है? तो तेंदुपत्ता से क्या बनता है? बीड़ी निर्माण में उपयोग किया जाता है तेंदुपत्ता। बांस से क्या उपयोग? बांस से क्या बनता है? कागज बनता है। खैर से कत्था बनता है। हर्रा से क्या बनता है? हर्रा से आपका बनता है खाद्य सामग्री। लाख से आपका क्या होता है? चूड़ी। तो आइए एक बात देखते हैं। तेंदुपत्ता किसके प्रयोग में आता है? ये आता है बीड़ी निर्माण में। बांस से क्या बनता है? कागज। खैर से क्या बनता है? कत्था। हर्रा से क्या बनता है? खाद्य सामग्री। और लाख से क्या बनती है? चूड़ी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी। अगला प्रश्न आपका 34। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 23.25%,
30.7%, 27.32%, 31.33%। तो मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? वह है 30.7%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 35, मध्य प्रदेश वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1956, 1972, 1974, 1982। तो मध्य प्रदेश वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? यह हुआ 1974 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 36, मध्य प्रदेश के किस जला समूह में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल, मंडला, बालाघाट, सीधी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? पाए जाते हैं होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 37, मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि है? 11.2%, 17.18%, 4%, 24.27%। तो मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि है? वह है 4%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 38, निम्न में से किन जिलों में बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक है? टीकमगढ़, शाजापुर, रतलाम, उपरोक्त सभी। तो निम्न में से किस जिलों में बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक है? वह है उपरोक्त सभी में, टीकमगढ़ में भी, शाजापुर में भी, रतलाम में भी। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? 38 का डी। अगला प्रश्न 39, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि सकल फसल क्षेत्र है? प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि सकल फसल क्षेत्र है? 7.25, 77.8, 10.2, 11.92। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि सकल फसल क्षेत्र है? वह है 77.8%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 40, मध्य प्रदेश के वन संबंधी तथ्यों से सही कथनों को बताइए। राज्य को कुल 38 वन वृत्तों में विभाजित किया गया है। बी, प्रदेश के मंडला, शहडोल व मुरैना में सर्वाधिक वन वृत्त हैं। सी, प्रदेश के शाजापुर, भिंड और उज्जैन सबसे छोटे वन वृत्त हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के वन संबंधी तथ्यों में सही कथन बताइए। तो तीनों ही कथन सही है। कौन कौन से? राज्य के कुल 38 वन वृत्तों में विभाजित किया गया है। राज्य को कुल कितने वन वृत्तों में विभाजित किया गया है? 38 में। प्रदेश के मंडला, शहडोल और मुरैना में सर्वाधिक वन वृत्त हैं। प्रदेश में शाजापुर, भिंड और उज्जैन सबसे छोटे वन वृत्त हैं। तो आपके तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर से कौन सही है? डी। मध्य प्रदेश में सकल सिंचित क्षेत्र है 33.5%, 77.8%, 27.5%, 50%। तो मध्य प्रदेश में सकल सिंचित क्षेत्र है वह कितना है? 33.5%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 42, मध्य प्रदेश में शुद्ध बुवाई क्षेत्र है 50%, 75%, 25%, 100%। तो मध्य प्रदेश में शुद्ध बुवाई क्षेत्र है वह कितना है? 50%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 43, मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं? ग्वालियर, श्योपुर, मंडला, उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं सभी में, ग्वालियर में, मंडला में, श्योपुर में भी। अगला प्रश्न आपका 44, प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किन किन जिलों में 100% केंद्रीय सहायता लघु वनोपजरोपण योजना कार्यान्वित की जा रही है? सिवनी, सागर, जबलपुर, बैतूल। सही कूट चयन करें। प्रश्न क्या कह रहा है? 44, निम्न में से किन किन जिलों में 100% केंद्रीय सहायता लघु वनोपजरोपण योजना कार्यान्वित की जा रही है? किस किस में की जा रही है? सिवनी में और जबलपुर में और बैतूल में, सागर में नहीं है ना। सिवनी, जबलपुर, बैतूल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पहला, विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थापित किया गया है? शाजापुर, खंडवा, उज्जैन, देवास। तो विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? वह किया गया है शाजापुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न सेकंड, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य शामिल है? रातापानी, राष्ट्रीय चंबल, कूनो, राला मंडल। प्रश्न क्या कह रहा है? सेकंड, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा में मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य शामिल है? वह है रातापानी, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 9, 10, 11, 12। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आपके 11, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 14, मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा किसली, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्या कह रहा है? ज्यादा मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? कहां पे पाया जाता है? कान्हा किसली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 5, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वह है कान्हा किसली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 6, प्रश्न क्या है? 6वां, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों को कूट द्वारा चुनिए। नंबर ए, यह 1933 में अवैबन बनाया गया। सेकंड, 1952 में अभ्यारण्य तथा 1956 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तीसरा, इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग मीटर है। इसे 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो कूट कौन कौन से सही है?
पहला क्या है, यह 1933 में अभयवन बनाया गया। सेकंड, 1952 में अभ्यारण्य तथा 1956 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसका क्षेत्रफल 9 से 40 वर्ग मीटर नहीं है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर होता सही होता। इसे 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो इसके कौन कौन से सही है, 1 2 4 7%। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू है, कान्हा किसली, पेंच, फांसेल, सतपुड़ा। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू है, वह है आपकी कान्हा किसली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 8, प्रश्न क्या है, प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उमरिया, डिंडौरी, शिवपुरी, उपरोक्त सभी। तो प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वह है डिंडौरी में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको मिलान करना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जगह है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, मंडला में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, ये आपका शहडोल में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, शिवपुरी में। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बस्तर, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे पड़ता है आपका, मंडला में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ है, ये है आपका शहडोल कहाँ पड़ता है, उमरिया में। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में पड़ता है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, बस्तर में। इसका ऑप्शन कौन सही है, ए। अगला प्रश्न 11, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, नर्मदा और ताप्ती नदी, महानदी और ताप्ती नदी, बैनगंगा, पेंच नदी, चंबल और सोन नदी। तो मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, यह किया जा रहा है कहाँ, चंबल और सोन नदी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 12, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद शेरों के लिए प्रख्यात है, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद शेरों के लिए विख्यात है, वह है आपका बघेलखंड, कहाँ, रीवा एक जिला है विशेषकर, कहाँ पड़ता है, बघेलखंड में, वो सभी शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 13, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, बांधवाड़ा कर दिया है ना, और माधव। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है, वह नहीं है माधव राष्ट्रीय उद्यान, बाकी तीनों हैं, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, ना कि बांधवाड़ा। अगला प्रश्न 14, टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई, कान्हा किसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना। तो टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई, कहाँ पे की गई, कान्हा किसली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 15, प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है, सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा किसली। तो प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बांधवगढ़, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 16, मध्य प्रदेश का यह उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है, बांधवगढ़, माधव, कान्हा किसली, उपरोक्त में कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश का यह उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है, कौन सा है, बांधवगढ़ उद्यान, ऑप्शन नंबर ए, ना कि बांधवाड़ा। अगला प्रश्न 17, रेप्टाइल पार्क ये स्थित है, सींधी, पन्ना, रीवा, इनमें से कोई नहीं। तो रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है आपका, वह पन्ना में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 18, राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके स्थापना वर्ष को सम्मिलित कीजिए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना आपकी की गई 1968 में, सॉरी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना आपकी कब की गई, इसकी स्थापना की गई 1981 में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना आपकी कब की गई, 1979 में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना कब की गई, 1983 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना कब की गई, 1958 में। आइए एक बार और देखते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना कब की गई, इसकी 1981 में की गई, किसकी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना कब की गई, 1979 में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना कब की गई, 1983 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना कब की गई, 1958 में। इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 19, मध्य प्रदेश में कुल टाइगर संख्या का कितने प्रतिशत टाइगर पाए जाते हैं, 8%, 12%, 19%, 22%। तो मध्य प्रदेश में कुल टाइगर संख्या का कितना प्रतिशत टाइगर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं 22%, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 20, राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफेद शेर पाए जाते हैं, रीवा, सतना, मंडला, उपरोक्त में कोई नहीं। तो राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफेद शेर पाए जाते हैं, कौन सा जिला है आपका, रीवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 21, मध्य प्रदेश के किस उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन बना है, पेंच पहाड़ी, माधव पहाड़ी या बांधवगढ़, कान्हा किसली। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के किस उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन बनाया हो, कौन सा उद्यान है, वह है आपका माधव उद्यान, कहाँ पे है, शिवपुरी में।
अगला प्रश्न 22, देश में शेरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देश में शेरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? वह है आपका दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर 20। पहला स्थान पर कौन सा है? गुजरात। अगला प्रश्न 23, मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? 22, 25, 31, 27। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? वह आपके 31 अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 24, मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया गया है? घाटी गांव, करेरा, ए बी या उक्त में कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया गया है? घाटी गांव। कहाँ पड़ता है? ग्वालियर में पड़ता है। अगला प्रश्न 25, मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? नौरादोई, पालपुर, सरदारपुर, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? कहाँ पर किया गया है? सरदारपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 26, मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण इस अभ्यारण्य में किया जाता है? चंबल, केन, सोन, उपरोक्त सभी में। तो मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? सभी में, चंबल में, केन में, सोन में, तीनों जगह। अगला प्रश्न 27, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादोई, रालामंडल, गांधी सागर, पेंच। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? वह है आपका नौरादोई, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 28, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? नीलगाय, हिरण, बाघ, चीतल। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? वह पाया जाता है ऑप्शन नंबर चीतल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 29, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? वह आपका पहला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 30, निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? केन, सैलाना, ओरछा, गंगऊ। निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? वह है आपका सैलाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 31, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? रालामंडल, सैलाना, ओरछा, कट्ठीवाड़ा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? वह है रालामंडल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 32, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फासिल, माधव, वन विहार, उपरोक्त में कोई नहीं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वह फासिल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 33, मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है? पन्ना, सिंगोटी, नौरादोई, बगईदीरा। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है? कौन सा है? पन्ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 34, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में बब्बर शेरों को स्थानांतरण करने की योजना है? रातापानी, पालपुर, ओरछा, उपरोक्त में कोई नहीं। प्रश्न क्या रहा है? मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में बब्बर शेरों को स्थानांतरण करने की योजना है? वह किसमें है? पालपुर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 35, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायत पाई जाती है? सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़, उपरोक्त में कोई नहीं। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायत पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 36, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है? कानाकिसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय। हालो घाटी तथा बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? वह आपकी कानाकिसली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 37, निम्न अभ्यारण्यों को उनके जिलों से सम्मिलित कीजिए। सिंगोरी, नौरादेही, केवनी और फेन। तो आपको मिलान करना है। तो सिंगोरी कहाँ पड़ता है? रायसेन में पड़ता है। नौरादोई कहाँ पड़ता है? आपका सागरम पड़ता है। क्योनी कहाँ पड़ता है? आपका देवासम पड़ता है। और फैन आपका कहाँ पड़ता है? आपका सीधी में पड़ता है। आइए एक बार देखते हैं। सिंगोरी आपका कहाँ पड़ता है? रायसेन में पड़ता है आपका। नौरादोई आपका कहाँ पड़ता है? सागर में पड़ता है। क्योनी आपका कहाँ पड़ता है? देवास में पड़ता है। और फैन आपका कहाँ पड़ता है? सीधी में। इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 38, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है? कानाकिसली, बांधवगढ़, संजय, सतपुड़ा। तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है? वह है संजय का पुराना नाम क्या बनता है? डुबरी। अगला प्रश्न 39, मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन दो राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने पर विचार हुआ है? बांधवगढ़, कानाकिसली, कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, माधव, बांधवगढ़, माधव। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन दो राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने पर विचार हुआ है? वह किस पे हुआ है? बांधवगढ़ और कानाकिसली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 40, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? 1952, 1972, 1986, 2005। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? वह बनी थी 1952 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 41, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में एशियाई सिंह का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला जाएगा? पालपुर, कूनो, गंगऊ, दुर्गा।
प्रश्न क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में एशियाई सिंह का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला जाएगा? कहां पे खोला जाएगा? कूनो में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 42, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा, किसली, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वह कान्हा, किसली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 43, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? 1958, 1968, 1978, 1981। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? वह किया गया 1968 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 44, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र सर्वाधिक है? वह है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 45, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया है? 1980, 1993, 1994, इनमें से कोई नहीं। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया है? वह शामिल किया गया था 1994, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 46, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 2 किलोमीटर, 0.27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 28 किलोमीटर? तो मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? वह है 0.27 किलोमीटर, मात्र 27 मीटर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नवीन ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? खंडवा, खरगोन, हरदा, इंदौर? प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में नवीन ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पड़ता है? यह पड़ता है आपका खंडवा जिले में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 48, प्रश्न क्या है, निम्न अभ्यारण्यों को उनके जिलों के साथ सम्मिलित कीजिए। रातापानी, सैलाना, गंगऊ, बोरी? आपको मिलान करना है कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में पड़ता है। तो रातापानी आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान जिले में पड़ता है। सैलाना आपका कहाँ पड़ता है? रतलाम में पड़ता है। गंगऊ आपका कहाँ पड़ता है? ग्वालियर में पड़ता है। और बोरी आपका कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद। आइए एक बार और देखते हैं। रातापानी आपका कहाँ पड़ता है? रायसेन में। सैलाना आपका कहाँ पड़ता है? रतलाम में। गंगऊ कहाँ पड़ता है? आपका ग्वालियर में। और बोरी कहाँ पड़ता है? आपका होशंगाबाद में। इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 49, इको पर्यटन का संबंध है पर्यावरण से, समुद्री शहर से, प्रतिध्वनि से, पदयात्रा से? इको पर्यटन का संबंध है किससे है? पर्यावरण से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 50, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1971 में, 1975 में, 1974 में, 1972 में? तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, कब किया गया? 1974 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 51, चंबल अभ्यारण्य मुरैना जिले में स्थित है, यह क्यों चर्चा में आया? क्योंकि इसमें घड़ियालों की संख्या में मृत्यु होने से कमी आई, क्योंकि इसमें घड़ियालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, घड़ियाल पालने की नई तकनीक के कारण, चंबल नदी के जल स्तर में कमी के कारण? प्रश्न क्या कर रहा है, चंबल अभ्यारण्य मुरैना जिले में स्थित है, यह क्यों चर्चा में आया? चर्चा में आने का क्या कारण रहा है? क्योंकि इसमें घड़ियालों की संख्या में मृत्यु होने से कमी आई है। क्योंकि इसमें घड़ियालों की संख्या में मृत्यु होने से कमी आई, इसलिए क्या है? चर्चा में रहा है। कौन सा? चंबल अभ्यारण्य मुरैना में पड़ता है। अगला प्रश्न 52, मध्य प्रदेश के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? 5, 6, 7, 8? प्रश्न क्या कह रहा है 52, मध्य प्रदेश के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? वह आपके 7, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 53, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? रातापानी, कूनो पालपुर, बोरी, पचमढ़ी? तो निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? वह किया गया है रातापानी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 54, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? 2001 में, 2004 में, 2006 में, 2008 में? तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? यह किया गया 2004 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 55, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? डिंडोरी, धार, मंडला, झाबुआ? तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है धार में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 56, प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित गलत युग्म छांटिए। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2004 में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2008, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958। प्रश्न क्या है? ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2004, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2008, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958। तो इसमें कौन सा गलत है? सी, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब होना चाहिए? 2010। उसका यही गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में काठीवाड़ा में राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है, एक काठीवाड़ा किस जिले में है? मंडला, झाबुआ, धार, अलीराजपुर? प्रश्न क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में काठीवाड़ा में राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है, एक काठीवाड़ा किस जिले में पड़ता है? यह पड़ता है अलीराजपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका 58, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? पेंच का, सतपुड़ा, कान्हा, किसली, बांधवगढ़? प्रश्न क्या कर रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? यह है पेंच का, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न आपका 59, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भोपाल, पन्ना, रीवा, मंडला। तो मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है भोपाल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 60, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की आधिकारिक घोषणा कब की गई? दिसंबर 2010, जुलाई 2012, जुलाई 2013, अप्रैल 2014। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की आधिकारिक घोषणा कब की गई? यह की गई थी जुलाई 2013, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 61, निर्माणाधीन डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाएगा? इसमें 6.5 से 7 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म, एक म्यूजियम, डायनासोर में घोंसले व समुद्री जीवों में जीवाश्म, उपरोक्त सभी को शामिल किया जाएगा। प्रश्न क्या है? निर्माणाधीन डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाएगा? वह शामिल नहीं किया जाएगा, उपरोक्त सभी को शामिल किया जाएगा। कौन कौन से? इसमें 6.5 से 7 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर जीवाश्म शामिल किए जाएंगे, एक म्यूजियम और डायनासोर में घोंसले और समुद्री जीवों में जीवाश्म। तो ऑप्शन कौन सही है? डी। अगला प्रश्न फर्स्ट, नदी और उनकी लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? चंबल 965 किलोमीटर लंबी है, ताप्ती 724, सोन 780 किलोमीटर, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्या है? नदी और उनकी लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? चंबल 965 वर्ग किलोमीटर, ताप्ती 724 वर्ग किलोमीटर और सोन 780 किलोमीटर, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न सेकंड, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? नर्मदा, बड़वानी, निमाड़, जबलपुर, धार, महेश्वर, ओंकारेश्वर, झाबुआ, छिप्रा, उज्जैन, बेतवा, बिरसा, सांची, बुंदेलखंड, गुना, ओरछा, उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? नर्मदा, बड़वानी में, निमाड़, जबलपुर में, धार, महेश्वर, ओंकारेश्वर, झाबुआ, छिप्रा उज्जैन में बहती है, बेतवा, बिरसा, सांची, बुंदेलखंड, गुना, ओरछा में, उपरोक्त सभी। यानी नर्मदा किन किन शहरों में बहती है? बड़वानी, निमाड़, जबलपुर, धार, महेश्वर, ओंकारेश्वर, झाबुआ में, इन जिलों में बहती है। कौन सी? नर्मदा। छिप्रा उज्जैन में, बेतवा, बिरसा, सांची, बुंदेलखंड, गुना, ओरछा में बहती है। इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदास भी है? ताप्ती, बार, नर्मदा, छिप्रा। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदास भी है? किस नदी का नाम है? नर्मदा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चौथा, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में यह कितनी दूरी तय करती है? 1312 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर, 1088 किलोमीटर, 1210 किलोमीटर। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में यह कितनी दूरी तय करती है? यह करती है 1077 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 5, नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है 93,180 वर्ग किलोमीटर, 86,340 वर्ग किलोमीटर, 82,250 वर्ग किलोमीटर या 79,383 वर्ग किलोमीटर। तो नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? वह है आपका 86,340 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 93,180 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? 93,180 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है? कपिलधारा, दुग्धधारा, मंदार तथा दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा, उपरोक्त सभी। नर्मदा नदी पर कौन से जलप्रपात स्थित हैं? तो कपिलधारा, दुग्धधारा ये भी है, मंदार तथा दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? डी। अगला प्रश्न आपका 7, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? 36, 41, 44, 46। नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? 41, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 8, नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? डेल्टा, संकुआ, एस्चुरी, उपरोक्त किसी का नहीं। तो नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर सी। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में पड़ता है? होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा। तो ताप्ती नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? बैतूल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 10, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भिंड, रतलाम, महू, उज्जैन। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मऊ। कहाँ पड़ता है? इंदौर में। अगला प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 12, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बेतवा, महानदी, चंबल, ताप्ती। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? वह गिरती है ताप्ती। अगला प्रश्न 13, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, मंडला, बिलासपुर, जबलपुर। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? वह है अमरकंटक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 14, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? महू, अमरकंटक, भेड़ाघाट, देवास। प्रश्न क्या कह रहा है?
मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? वह है आपका अमरकंटक में। यहाँ कौन कौन सी नदी बहती हैं? जोहेला, नर्मदा और सोन। अगला प्रश्न आपका 15, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? कैन, बेतवा, सोन, ताप्ती। तो नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 16, मध्य प्रदेश के किस नदी का जल चूलिया झरने से गिरता है? चंबल, बेतवा, बीहड़, सिवनी। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के किस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है? तो कौन सी नदी है? चंबल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 17, निम्न में से सही जोड़ी छांटिए। नर्मदा, अनूपपुर, चंबल, शहडोल, ताप्ती, काकड़ी बर्री, उपरोक्त सभी सही है। तो निम्न में से कौन से जोड़ा सही है? वह है नर्मदा, अनूपपुर, ऑप्शन नंबर ए। निम्न नदियों को उनके उद्गम स्थलों से मिलाइए। आइए देखते हैं। तवा, पार्वती, काली सिंध, कैन, इनको मिलान करना है। तो तवा कहाँ है? विंध्याचल पर्वत, पार्वती पचमढ़ी, काली सिंध सीहोर जिला और कैन बगली। आइए एक बार और देखते हैं। पहला क्या है? तवा कहाँ है? विंध्याचल पर्वत, पार्वती पचमढ़ी, काली सिंध सीहोर जिला, कैन बगली। इसका ऑप्शन कौन सही है? ए। अगला प्रश्न 19, मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथन सत्य है? सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चमरावती था। बैनगंगा का उद्गम स्थल परसवाड़ा का पठार है। पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। तो सही कूटों का चयन करें। कौन कौन से कूट सही है? मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं। कौन कौन से सत्य हैं? स्वर्ण नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चमरावती था। बैनगंगा का उद्गम स्थल परसवाड़ा का पठार है। पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। तो चारों ही सही है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए। अगला प्रश्न आपका 20, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? शिवपुरी, बर्धन शिखर, लखना, कुमरा गांव। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वह है कुमरा गांव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 21, निम्न नदी द्वारा बनाए गए खड्ड दस्युओं की शरण आश्रय स्थली है? बैनगंगा, सोन, चंबल, बेतवा। जो गड्ढे या खड्ड बनाए गए हैं किस नदी द्वारा बनाए गए हैं? चंबल नदी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 22, निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन है? चंबल नदी की लंबाई 965 वर्ग किलोमीटर है। ताप्ती की 724 किलोमीटर, स्वर्ण नदी की 780 किलोमीटर, बेतवा की 365 किलोमीटर। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर। स्वर्ण नदी की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। आपका डी गलत है। अगला प्रश्न 23, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है? चंबल, बैनगंगा, ताप्ती, उपरोक्त में कोई नहीं। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है? वह है बैनगंगा, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? बैनगंगा, काफी इंपोर्टेंट नदी है। अगला प्रश्न 24, कुआरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? शिवपुरी का पठार, भिंड, लाहौर, उपरोक्त में कोई नहीं। तो कुआरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? शिवपुरी का पठार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 25, निम्नलिखित नदियों पर बसे नगरों को सम्मिलित कीजिए। शिवना नदी, बेतवा नदी, ताप्ती नदी, चंबल नदी। इस पर कौन कौन से नगर हैं ये आपको बताना है। तो शिवना नदी पे कौन सा नगर बसा है? वह नगर बसा है आपका मंदसौर नगर। शिवना नदी पे कौन सा नगर बसा है? मंदसौर नगर। बेतवा पे कौन सा नगर है? सांची। बेतवा पे कौन सा नगर है? सांची। ताप्ती पे कौन सा नगर है? बुरहानपुर। और चंबल पे कौन सा नगर है? वह है आपका शिवपुर। आइए एक बार और देखते हैं। शिवना नदी पे कौन सा नगर है? मंदसौर। बेतवा नदी पे कौन सा नगर है? सांची। ताप्ती पे कौन सा है? बुरहानपुर। और चंबल पे कौन सा है? शिवपुर। इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 26, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? नर्मदा, चंबल, सोन, नर्मदा, सोन, बेतवा, चंबल, ताप्ती, काली सिंध, बेतवा, सोन, ताप्ती। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? वह कौन सा है? नर्मदा, चंबल, सोन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 27, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बेतवा, बिहार, नर्मदा। उपरोक्त में कोई नहीं। प्रश्न क्या है? चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये किस पे है? बिहार में, ऑप्शन नंबर बिहार नदी। ठीक है, बिहार नदी पर स्थित है चचाई जलप्रपात, है ना। सॉरी, बीहड़ नदी है, ये नाम का बिहार, ठीक है, गलत छप गया है। कौन सी नदी है? बीहड़ नदी पे चचाई जलप्रपात कहाँ है? बीहड़ नदी, गलत छपा है। अगला प्रश्न 28, भालकुंड जलप्रपात यहाँ पर है? बेड़ाघाट, नरसिंहपुर, सागर, रीवा। तो भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? ये पड़ता है सागर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 29, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? नर्मदा, सोन, चंबल, काली सिंध। तो मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? वह कहा जाता है सोन नदी को, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न 30, मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत है, सोन, चंबल, नर्मदा, क्षिप्रा। तो मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत है, कौन सी है? नर्मदा। तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, बाकी ये एक दूसरे में मिल जाती हैं। ये सहायक नदियां हैं, ये मेन नदी है, कौन सी? नर्मदा। वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश में किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई थी? नर्मदा, क्षिप्रा, पार्वती, शिवना। तो कौन सी नदी है जहां पे 2002 में अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई? वो कौन सी थी? शिवना नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 32, ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? नर्मदा, चंबल, पार्वती, बेतवा। तो कौन सी नदी है? बेतवा, ऑप्शन नंबर डी। तो ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? बेतवा। ये काफी प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार पेपर में आते हैं। अगला प्रश्न 33, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? सोन, बेतवा, चंबल, नर्मदा। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? कौन सी नदी है? सोन नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 34, निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती? पार्वती, काली सिंध, कुंवारी, कूनू नदी। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती? वह नहीं मिलती, कुंवारी नदी, ऑप्शन नंबर सी। और बाकी तीनों मिलती हैं, कौन कौन सी? पार्वती, काली सिंध, कूनू नदी। अगला प्रश्न 35, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर में दक्षिणी की ओर नहीं बहती? बरदा, बैनगंगा, बारना, माई। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिणी की ओर नहीं बहती? उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती वाली नदी कौन सी है? माई नदी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों बहती हैं। अगला प्रश्न 36, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? बैनगंगा, बरदा, सोन सिंध, ताप्ती, वैनगंगा, पार्वती, काली सिंध। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? और कौन कौन सी नदियां हैं? वह है बैनगंगा और बरदा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 37, निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़े कौन से गलत हैं? चंबल उत्तर की ओर, बैनगंगा पूर्व की ओर, ताप्ती पश्चिम की ओर, बेतवा उत्तर की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़े में कौन से गलत है? कौन से जोड़े गलत है? बैनगंगा। बैनगंगा कहाँ बहती है? दक्षिण की ओर, ना कि उत्तर की ओर। तो पूर्व की ओर ये गलत है ना। चंबल उत्तर की ओर, ताप्ती पश्चिम की ओर, बेतवा उत्तर की ओर, ये सही है। बैनगंगा दक्षिण की ओर। पचमढ़ी किस नदी किनारे स्थित है? कहाँ पे है? बैनगंगा, ताप्ती, तवा, नर्मदा। पचमढ़ी किस नदी किनारे है? तवा नदी किनारे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 39, निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों को गलत युगम को चुनिए? शिवना, मंदसौर, बैनगंगा, बालाघाट, सोन सिंध, सोनकच्छ, चंबल, रतलाम। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों का गलत युगम को चुनिए। तो सिंध, सोनकच्छ, ये आपका गलत है, बाकी तीनों सही है। शिवना मंदसौर में, बैनगंगा, बालाघाट, चंबल, रतलाम। अगला प्रश्न 40, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती, नर्मदा, कैन, बैनगंगा। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? वह है कैन नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 41, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? यह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 42, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक, कुमरा गांव, पारसवाड़ा का पठार, बड़दम शिखर। तो सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वह है अमरकंटक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 43, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? पचमढ़ी के निकट, पन्ना के निकट, रीवा के निकट, सागर के निकट। तो पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? यह पड़ता है पन्ना के निकट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 44, निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, बेतवा, ताप्ती, ए एवं सी दोनों। तो निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती, दोनों नदी कहाँ बहती हैं? पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न आपका 45, प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित जलप्रपातों को उनके निकटतम स्थलों के साथ सम्मिलित कीजिए। भालकुंड, डचेस फॉल, झाड़ीदा और शंकर फॉल, ये आपको मिलान करना है। तो भालकुंड कहाँ पड़ता है? सागर में। डचेस फॉल ये आपका कहाँ पड़ता है? पचमढ़ी में। झाड़ीदा ये आपका कहाँ पड़ता है? इंदौर में। और शंकर फॉल ये आपका कहाँ पड़ता है? खीवनी में। आइए एक और देखते हैं। भालकुंड ये आपका कहाँ पड़ता है? सागर में। डचेस फॉल कहाँ पड़ता है? आपका पचमढ़ी में। झाड़ीदा आपका कहाँ पड़ता है? इंदौर में। और शंकर फॉल कहाँ पड़ता है? आपका खीवनी में। इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 46, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी की ओर नहीं बहती? कैन, बैनगंगा, बरदा, गोदावरी। तो कौन सी नदी है जो दक्षिणी की ओर नहीं बहती? वह नहीं बहती आपकी कैन नदी, बाकी तीन नदी दक्षिण की ओर बहती है, बरदा, बैनगंगा और गोदावरी। अगला प्रश्न 47, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? नर्मदा, बेतवा, क्षिप्रा, चंबल। तो मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बेतवा नदी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 48, निम्नलिखित नदियों को उनके आवास स्थलों से मिलाइए। ताप्ती, कुनू, बेतवा, गार, इनके आवास स्थल कौन कौन से हैं?
ताप्ती, ताप्ती का कौन सा है, अरब सागर में मिलती है ताप्ती। कुनु, कुनु कहाँ मिल जाती है, चंबल में। बेतवा, बेतवा कहाँ मिलती है, यमुना नदी में। और गार कहाँ मिलती है, आपके नर्मदा नदी में। आइए एक और देखते हैं। ताप्ती नदी कहाँ मिल जाती है, ताप्ती नदी मिलती है अरब सागर में। कुनु कहाँ मिलती है, चंबल नदी में। बेतवा कहाँ मिलती है, बेतवा मिलती है आपकी यमुना में। और गार आपकी कहाँ मिलती है, नर्मदा में। इसका ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 49, धसान किसकी सहायक नदी है, चंबल, नर्मदा, यमुना, ताप्ती। तो धसान किसकी सहायक नदी है, यह है यमुना की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 50, निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी का जलप्रपात नहीं है, कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, चित्रकूट। तो कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी का जलप्रपात नहीं है, वह नहीं है चित्रकूट जलप्रपात। बाकी तीनों है, कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार। अगला प्रश्न आपका 51, प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित है, सिंध, सरौंज, गुना, बेतवा, विंध्याचल, रायसेन, बैनगंगा, सिवनी, बालाघाट, काली सिंध, सतपुड़ा। प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा युगम गलत है, गलत युगम कौन सा है, काली सिंध, सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों सही है, सिंध, सरौंज, गुना में, बेतवा, विंध्याचल, रायसेन में, बैनगंगा, सिवनी, बालाघाट में। बाकी तीनों सही है, चौथा आपका गलत है। प्रश्न क्या है 52, मध्य प्रदेश में उत्तकात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है, चंबल, सोन, कैन, टोस। प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में उत्तकात यानी कि जो गड्ढे वगैरह जो बनाई हैं स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया है, चंबल नदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 53, क्षिप्रा, कालीसिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं, कैन, चंबल, बेतवा, सोन। क्षिप्रा, कालीसिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं, वह है चंबल नदी की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 54, दक्षिणी गोर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी है, यमुना, सोन, कैन, बेतवा। दक्षिणी गोर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 55, सांची एवं बिरसा नगर किस नदी पर स्थित है, नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, सोन। सांची एवं बिरसा नगर किस नदी पर स्थित है, ये नदी पड़ती है बेतवा, बेतवा किनारे है, कौन कौन से, सांची और बिरसा। अगला प्रश्न 56, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। प्रश्न क्या कह रहा है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है, वह कितनी है, 100 सेंटीमीटर समवर्षा अधिकतम। अगला प्रश्न 57, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश के 2 भागों में विभाजित करती है, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है, वह करती है 7 सेंटीमीटर की वर्षा समवर्षा रेखा। अगला प्रश्न 58, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, नर्मदा, बेतवा, सोन, कैन। प्रश्न क्या करा 58, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, वह होती है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपको 59, निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है, चंबल, सोन, बेतवा, ताप्ती। निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है, किसका मिलता है, बेतवा नदी का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 60, निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में शोभागदी कहा गया है, नर्मदा, क्षिप्रा, पार्वती, सोन। निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में शोभागदी कहा गया है, किसको कहा गया है, सोन नदी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 61, पुराणों में बैनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है, बेवा, बैया, ददी, उपरोक्त सभी। पुराणों में बैनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है, बेवा के नाम से, बैया के नाम से, दीदी के नाम से, उपरोक्त सभी, यानी कि डी। अगला प्रश्न 62, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है, सोन, बेतवा, चंबल, गंगा। तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है, बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 63, मध्य प्रदेश की नदियों की प्राकृतिक प्रायद्वीपी है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, बेतवा मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है, क्षिप्रा मालवा की गंगा कहलाती है, चंबल दक्षिण की गंगा कहलाती है। प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की नदियों की प्राकृतिक प्रायद्वीपी है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नर्मदा को क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। बेतवा नदी को क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा। क्षिप्रा नदी को क्या बोला जाता है, मालवा की गंगा। चंबल को दक्षिणी गंगा, ये गलत है। अगला प्रश्न 64, भारत की सर्वाधिक नदियाँ किस प्रदेश में बहती हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। भारत की सर्वाधिक नदियाँ किस प्रदेश में बहती हैं, वो बहती हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन अधिकतर नदियाँ कैसी हैं, मौसमी। अगला प्रश्न फर्स्ट, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 3, 4, 5, 6। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 5 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न सेकंड, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और पाई जाती है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न तीसरा, काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है, गहरी काली, साधारण गहरी काली मिट्टी, छिछली काली, सभी बराबर मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है, वह है आपका साधारण गहरी काली मिट्टी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चौथा, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई प्रकृति नहीं होती। तो काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति काली मिट्टी होती है। अगला प्रश्न 5,
मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है? मालवा का पठार, छत्तीसगढ़, नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड। तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ पर मिलता है? सबसे ज़्यादा मालवा के पठार में, जो कि ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न 6, काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है? चूने से, लोहे से, कार्बन से, उपरोक्त में किसी से नहीं। तो काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है? वह होता है लोहे के कारण से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 7, लाल पीली मिट्टी के पीले रंग का लिए उत्तरदायी है? फेरिक ऑक्साइड, लोहे का ऑक्सीकरण, फास्फोरस की अधिकता, उपरोक्त में कोई नहीं। तो लाल पीली मिट्टी के पीले रंग के उत्तरदायी है, वह किस कारण है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न 8, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, नर्मदा सोन की घाटी। तो लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? बघेलखंड के पठार में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 9, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? वह है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 10, निम्न में से किस मिट्टी की प्राकृतिक उदासीन होती है? जलोढ़, काली, कछारी, दोमट। निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? वह होती है जलोढ़ मिट्टी की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 11, मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा का पठार। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? वह कौन सा है? बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 12, निम्न में से किन जिलों में लाल तथा पीली मिट्टी पाई जाती है? मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, उपरोक्त में सही उत्तर चुनाएं। कहाँ पाई जाती है? कौन सी? लाल तथा पीली मिट्टी मंडला में पाई जाती है, बालाघाट में पाई जाती है, शहडोल में, उमरिया में, चारों जगह पाई जाती है। कौन सी लाल पीली मिट्टी? अगला प्रश्न 13, कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? भूकंप से, ज्वालामुखी उद्गार से, बाढ़ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? वह होता है बाढ़ द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 14, कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश। कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? वह है आपका उत्तरी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। कछारी मिट्टी का कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न 15, मध्य प्रदेश गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र कितना है? लगभग 3.5 लाख एकड़, लगभग 400 लाख एकड़, लगभग 57 लाख एकड़, उपरोक्त में कोई नहीं। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में गहरी काली का क्षेत्र कितना है काली मिट्टी का? वह है 3.5 लाख एकड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 16, मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? 3.5%, 8.5%, 7.1%, 37%। तो मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत पाई जाती है? वह पाई जाती है 7.1%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 17, मिट्टी के अपक्षरण को इस नाम से भी जाना जाता है? मृदा ह्यूमस, मृदा संरक्षण, रेंगती हुई मृत्यु, इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी के अपक्षरण को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेंगती हुई मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 1, महिष्मती नगर को किसने बसाया था? शत्रुवाती, कीर्तिवीर अर्जुन, हयेई राजा, अहिल्याबाई। तो महिष्मती नगर को बसाने वाले कौन थे? वह थे हयेई राजा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सेकंड, हयेई राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कीर्तिवीर अर्जुन, महिष्मती, भरशरभ, त्रिशंकु। तो हयेई राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? वह थे कीर्तिवीर अर्जुन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न तीसरा, उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में कितने मध्य प्रदेश इतिहास से संबंधित थे? 1, 2, 3, 4। तो उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में कितने मध्य प्रदेश इतिहास संबंधित हैं? वह है आपके 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्रमांक 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोलकाता, पुणे, जबलपुर, लखनऊ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था? वह हुआ था जबलपुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 5, निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सादत खां, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न क्या है? निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? वह किसने किया था? सादत खां, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 6, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? कलचुरी, प्रतिहार, चालुक्य, काकतीय। तो कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? वह है आपका कलचुरी राजवंश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 7, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? बुंदेला, चंदेल, मुगल, सिंधिया। तो किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? वह बनाया था बुंदेला वंश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 8, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? रीवा मध्य प्रदेश की राजधानी थी, ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी, जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी, भोपाल राज्य की राजधानी थी। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी। ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न 9, मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पर पाए जाते हैं? बाकी गुफाएं, उदयगिरी, सोनागिरी, भीमबेटका। तो मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? और पाए जाते हैं उदयगिरी की गुफाएं में, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न आपका 10, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश व उनकी राजधानी के जोड़े सही नहीं है। ओलिकर वंश दसपुर, कलचुरी वंश त्रिपुरी, बुंदेला ओरछा, परमार वंश इंदौर। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश उनकी राजधानी के जोड़े सही नहीं है, वह कौन सही नहीं है? परमार वंश इंदौर। अगला प्रश्न 11, मध्य प्रदेश का महान शासक जो कि महान निर्माता था, विद्वान था, लेखक था, विद्यालय का संस्थापक व दानशील प्रवृत्ति का था। छत्रसाल बुंदेला था, महादजी सिंधिया, मल्हारराव होलकर, राजा भोज। प्रश्न क्या कह रहा है 11, मध्य प्रदेश का महान शासक जो कि महान निर्माता था, विद्वान था, लेखक था, विद्यालय का संस्थापक व दानशील प्रवृत्ति था, वह कौन था? राजा भोज। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 12, राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राजा थे? महाकौशल, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, शिवपुरी। प्रश्न क्या कर रहा है? राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे? वह थे बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर सी। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाई उज्जैन, इंदौर, धार, ग्वालियर। तो अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 14, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने मध्य प्रदेश के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए? उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, कोई नहीं। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय दल ने मध्य प्रदेश के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए? और कहां से किए हैं? जबलपुर से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 15, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रेवा नर्मदा का विवाह हुआ मानधाता, महेशमती, भड़श्रव्य, पुरुकुत्स। प्रश्न क्या कह रहा है? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रेवा का एक नाम क्या बनता है? नर्मदा का विवाह हुआ किससे हुआ था? पुरुकुत्स से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 16, किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? पाली ग्रंथ, प्राकृतिक ग्रंथ, विष्णु पुराण, इनमें से कोई नहीं। तो किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? कहां पे थी? पाली ग्रंथ। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 17, प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़े नहीं है। अवंती उज्जैन, बस ग्वालियर, चेदी निमाड़, दसाड़ विदिशा। तो मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ी नहीं है, वह नहीं है चेदी निवाड़ में। अवंती उज्जैन में है, बस ग्वालियर में पड़ता था और दसाड़ विदिशा में। अगला प्रश्न 18, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नगरी किसने बसाई थी? मुचकुंद ने, मानधाता ने, महेशमती ने, कीर्तिवीर अर्जुन ने। तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नगरी किसने बसाई थी? वह बसाई थी मुचकुंद ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 19, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों निम्न का संबंध मध्य प्रदेश से था? रूपनाथ, गुजर्रा, सारोमारो, ये सभी। तो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों निम्न का संबंध मध्य प्रदेश से था। और किससे था? रूपनाथ से, गुजर्रा से, सारोमारो, तीनों से था। अगला प्रश्न 20, प्रश्न क्या है? पनगुड़िया से प्राप्त हुए हैं शिलालेख, पाषाण उपकरण, गुफा, इनमें से कोई नहीं। तो पनगुड़िया से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए? शिलालेख। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 21, महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? बस, काशी, दसाड़, ये सभी। तो महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? किसने लड़ा था? इन सभी ने, तीनों ने। अगला प्रश्न 22, मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के राजा महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे? अवंती, अंधन, निषद, सभी। तो मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के राजा महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। कौन कौन से लड़े थे? सभी। अवंती, अंधन, निषद। एक कौरवों की तरफ से लड़े थे और एक पांडवों की तरफ से। अगला प्रश्न 23, शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुधाती ने मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में शासन किया? कोसन, दसाड़, मालवा, सिवनी। तो शत्रुघ्न के पुत्र कौन थे? शत्रुधाती ने मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में शासन किया? कहां पे शासन किया? दसाड़। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 24, हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? शुंग वंश, हाई वंश, मौर्य वंश, इनमें से कोई नहीं। तो हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? किसमें उपस्थित हुआ? शुंग वंश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 25, निम्न में से किस वस्तु द्वारा सातवाहनों के मध्य प्रदेश के शासन संचालन का पता चलता है? तांबे के सिक्के, शिलालेख, स्तूप, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किस वस्तु द्वारा सातवाहनों के मध्य प्रदेश के शासन संचालन में पता चलता है? किसमें चलता है? तांबे के सिक्के। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 26, किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राप्त हुए? नाहपन, भूमक, पुलमावी, श्रीसार। किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? किससे प्राप्त हुए हैं? भूमक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 27, नासिक गुहालेख में मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है? अनूप, आकर, अवंती, ये सभी।
तो नासिक ग्वालियर में मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है? किसमें देखने को मिलता है? वह मिलता है डी, ये सभी। अगला प्रश्न 28, सम्राट अशोक ने बिरसा के श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम क्या था? संघमित्रा, श्रीदेवी, अन्नपूर्णा, इनमें से कोई नहीं। तो सम्राट अशोक ने बिरसा के श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था श्रीदेवी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 29, मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश बिमकेडफिसेस का सिक्का प्राप्त हुआ है? विदिशा, सागर, सेवनी, होशंगाबाद। तो मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश बिमकेडफिसेस का सिक्का प्राप्त हुआ है? किससे प्राप्त हुआ है? विदिशा से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 30, मध्य प्रदेश के शहडोल से कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए? बिमकेडफिसेस, कनिष्क प्रथम, वाशिष्ठ, वासुदेव प्रथम। मध्य प्रदेश के शहडोल से कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए? कनिष्क प्रथम से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 31, पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? नागवंश, मथुराई वंश, कुषाण वंश, वाकाटक वंश। तो पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? वह थी नागवंश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 32, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? नागवंश, मगराज वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश। तो बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? वह थी मगराज वंश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 33, मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले के नरवर को किसने बसाया था? नल, भीमरथ, कोसी, कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में जो नरवर स्थित है वो किसने बसाया था? नल ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 34, मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंदू ईरानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले हैं? जबलपुर, बालाघाट, मंडला, सीधी। तो मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंदू ईरानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले हैं? वह मिले हैं बालाघाट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 35, मध्य प्रदेश के बिरसा तथा एरण से किस गुप्त शासक के नाम के सिक्के मिले हैं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, भानुगुप्त। मध्य प्रदेश के बिरसा तथा एरण से किस गुप्त शासक के नाम के सिक्के मिले हैं? किसके मिले हैं? रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 36, गरुड़ किस वंश का राज की चिन्ह था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, वाकाटक वंश, नागवंश। तो गरुड़ किस वंश का राज की चिन्ह था? वह था गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 37 प्रश्न क्या कह रहा है? किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, कुमारगुप्त। तो किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए? वह प्राप्त हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 38 प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया? उज्जैनी, विदिशा, पद्मावती, महेश्वर। मध्य प्रदेश के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया और किसको बनाया गया? उज्जैनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 39, कुमारगुप्त के शासनकाल में मध्य प्रदेश में प्राप्त अभिलेखों में से किसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र किया गया है? मंदसौर, सांची, तुमैन, उदयगिरी। तो कुमारगुप्त के शासनकाल में मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में से किसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र किया गया है? किसमें जिक्र किया गया है? मंदसौर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 40, मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में से किस अभिलेख में कुमारगुप्त के शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? किसमें बताया गया है? सांची, मंदसौर, तुमैन, सुपैया। प्रश्न क्या कह रहा है? 40, मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में से किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? किसमें बताया गया है? तुमैन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 41, मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख से गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? उदयगिरी, सुपैया, तुमैन, कोई नहीं। मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? किसमें कहा गया है? सुपैया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 42, मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख किस गुप्त शासक का है? स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, भानुगुप्त, बुद्धगुप्त। मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख किस गुप्त शासक का है? वह है भानुगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 43, परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? उपेंद्र, हर्ष, भोज, मंजू। परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? वह की थी उपेंद्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 44, चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के क्षेत्र को जेजाभुक्ति कहा जाता है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, विंध्य प्रदेश। चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के क्षेत्र को जेजाभुक्ति कहा जाता है? वह कहा जाता है बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 45, राजा भोज को कविराज की उपाधि दी गई थी क्योंकि उन्होंने निम्न ग्रंथों की रचना की? सिद्धांत संग्रह, सरस्वती कंठाभरण, सम्राट गढ़सूत्र धारा, सभी। राजा भोज को कविराज की उपाधि दी गई थी क्योंकि उन्हें निम्न ग्रंथों की रचना की? किस ग्रंथ की रचना की थी? सिद्धांत संग्रह की, सरस्वती कंठाभरण और सम्राट गढ़सूत्र धारा, तीनों की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका 46, प्रश्न क्या कह रहा है? 46, राजा भोज द्वारा निर्मित स्थलों में शामिल है सरस्वती मंदिर, भोजसर, संस्कृत विद्यालय और सभी। तो तीनों ही शामिल हैं, सरस्वती मंदिर, भोजसर और संस्कृत विद्यालय। अगला प्रश्न 47, किसके बारे में कहा जाता है उसकी मृत्यु से विधा और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए थे? भोज, सिंधुराज, मुंज, कोई नहीं।
प्रश्न क्या कह रहा है, किसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विधा और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए, और किसके बारे में कहा जाता है, भोज के बारे में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 48, निम्न में से कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास को बताता है, मालविकाग्निमित्रम, नवसाह सांगचरित, सिद्धांत संग्रह, तत्व प्रकाश। कौन सा ग्रंथ है जो परमार शासकों के इतिहास को बताता है, वह ग्रंथ है नवसार सांगचरित, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 49, धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है, मंगाई लेख, उदयपुर प्रशस्ति, देवालपुर, बेटमा। धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है, वह मिलती है मंगाई लेख, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 55, त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी, परमार, चंदेल, कलचुरी, कोई नहीं। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी, वह थी कलचुरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 51, मध्य प्रदेश के राजा और उनके वंश से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, राजा मानसिंह तोमर वंश से, कोकल कलचुरी वंश से, यशोवर्मन चंदेल वंश से, धंगन परमार वंश से। प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के राजा और उनके वंश से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, वह जोड़ा गलत है, ऑप्शन नंबर डी, धंग परमार वंश से, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न 52, प्रश्न क्या कह रहा है, किस वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया, चंदेल, परमार, कलचुरी, तोमर। किस वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया, किसने बनाया, चंदेल ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 53, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक के समय किया गया, धंग, यशोवर्मन, गांड, हर्ष। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक के समय किया गया, वह किया गया धंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 54, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया, किसने मिलाया, वह मिलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 55, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया, गोंडवाना, महाकौशल, मध्य क्षेत्र, ग्वालियर। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में शासन किया, कहां पे शासन किया था, ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना। अगला प्रश्न 56, अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को किस युद्ध में हराया, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को किस युद्ध में हराया, वह हराया था तीसरे युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 57, होलकर वंश ने किस क्षेत्र में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, कोई नहीं। प्रश्न क्या कह रहा है 57, होलकर वंश ने किस क्षेत्र में अपना शासन स्वतंत्र स्थापित किया, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, कोई नहीं, तो कहाँ पे किया, इंदौर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 58, 1857 में विद्रोह में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली, होलकर, सिंधिया, भोंसले, ये सभी। अगला प्रश्न क्या है 58, 1857 के विद्रोह में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली, होलकर, सिंधिया, भोंसले, ये सभी। कौन है, सिंधिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 59, स्वतंत्र समर के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह के राजकुमार थे, सीहोर, परसिंगढ़, राजगढ़, नरसिंहगढ़। स्वतंत्र समर के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे, वह थे परम सिंहगढ़, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 60, शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ बनाई गई, सीहोर, बैरसिया, नरसिंहगढ़, भोपाल। शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ बनाई गई, वह बनाई गई थी सीहोर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 61, चैन सिंह के साथ ही दो और सूरमाओं ने जो चैन सिंह के अंगरक्षक थे, कौन थे, राजपूत, मुस्लिम, सिख, कोई नहीं। तो चैन सिंह के साथ ही दो और सूरमाओं जो चैन सिंह के अंगरक्षक थे, वो कौन थे, मुस्लिम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 62, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब भड़का, 1824, 1843, 1848, 1857। मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब भड़का, वह भड़का 1843, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 63, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह की आग कहाँ भड़की, महाकौशल, ग्वालियर, बुंदेलखंड, मालवा। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह की आग कहाँ भड़की थी, वह भड़की थी महाकौशल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 64, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम निम्न में से किस स्थान पर भड़का, नीमच, ग्वालियर, महाकौशल, मऊ। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम निम्न स्थान में भड़का, कहाँ पे भड़का, नीमच, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न 65, इंदौर की सेना का 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया, अजीत सिंह, मर्दन सिंह, सादत खां, बहादुर खां। इंदौर की सेना का 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया, वह किसने किया था, सादत खां, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 66, 1857 के 20 सेनानी तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया, अजीत सिंह, मर्दन सिंह, मान सिंह, अमर सिंह। 1857 के 20 सेनानी तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया, वह किसने किया था, मान सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 67, तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई, शिवपुरी, ग्वालियर, झांसी, आगरा। तो तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई थी, शिवपुरी के जंगलों में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 68, 1857 के विद्रोह का भोपाल में नेतृत्व किसने किया, खिजर खां, फाजिल मोहम्मद खां,
सोबर खां सभी ने। 1857 के विद्रोह का भोपाल में नेतृत्व किसने किया? वह किसने किया था? फाजिल मोहम्मद खां, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 69, वीरांगना रानी अवंतीबाई का शासन कहाँ था? त्रिपुरा, रामगढ़, देवगढ़, रामखेड़ा। वीरांगना रानी अवंतीबाई का शासन कहाँ पे था? वह था रामगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 70, नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रमुख विद्रोही नेता कौन था? मेहरबान सिंह, बिल्लन शाह, मदन सिंह, हिम्मत सिंह। नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रमुख विद्रोही नेता कौन था? वह था मेहरबान सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 71, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मदन सिंह ने, डिल्लन सिंह ने, दौलत सिंह ने, हिम्मत सिंह ने। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वह किया दौलत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 72, मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? ड्यूरेंट, डिकिंसन, ट्रेवर्स, रोबर्स। मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? वह था ड्यूरेंट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 73, मालवा का वह प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था? चेमन राव, बख्तावर सिंह, यशवंतराव होलकर, मोहनलाला। प्रश्न क्या कह रहा है? मालवा का वह प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया कौन था? बख्तवार सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 74, बख्तवार सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई? लालगढ़ के किले में, अमझेरा, ग्वालियर, इंदौर। तो बख्तवार सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई? वह दी गई थी इंदौर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 75, 1930 के टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गाशंकर मेहता, गंजन सिंह, सुजान सिंह, रामधीन सिंह। 1930 के टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वह किया था दुर्गाशंकर मेहता ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 76, मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ? 1830, 1930, 1931, 1938। मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ? वह हुआ 1930 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 77, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कौन सा नरसंहार कहलाता है? पादुका नरसंहार, पंजाब में हत्याकांड, सोहाबल का संहार, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कौन सा नरसंहार कहलाता है? वह कहलाता है पादुका नरसंहार, ऑप्शन नंबर ए। चरण पादुका नरसंहार किसके हुक्म पर किया गया? गार्डर कनिंग, रिचर्ड्स, ड्यूरेंट, फिशर। चरण पादुका नरसंहार किसके हुक्म पर किया गया? किसके हुक्म पर किया गया? फिशर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 79, पंजाब मिल हत्याकांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? यशवंत सिंह, देवनारायण, दलपत राव, सभी। पंजाब मिल हत्याकांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? वह थे सभी, यशवंत सिंह, देवनारायण और दलपत राव। अगला प्रश्न 80, पंजाब मेल के क्रांतिकारी को फांसी कहाँ दी गई? जबलपुर, इंदौर, खंडवा, ग्वालियर। पंजाब मेल के क्रांतिकारी को फांसी कहाँ दी गई थी? जबलपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 81, उदय चंद्र कहाँ पर शहीद हुआ? मंडला, रीवा, झाबुआ, जबलपुर। उदय चंद्र कहाँ पर शहीद हुआ? वह हुआ मंडला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 82, मध्य प्रदेश के किस जगह 1942 के आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई? इंदौर, बैतूल, मंडला, रीवा। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के किस जगह 1942 के आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई? कहाँ पर उतारी गई थी? बैतूल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 83, इंदौर का सराबा कांड कब हुआ? मार्च 1942, मई 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942। इंदौर का सराबा कांड कब हुआ था? सितंबर 1942, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 84, मध्य प्रदेश के किस शहीद का शहादत इलाहाबाद में हुई? पद्मधर सिंह, महादेवी तेली, गुलाब सिंह, बिरसा गोंड। मध्य प्रदेश के किस शहीद की शहादत इलाहाबाद में हुई? किसकी हुई थी? पद्मधर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 85, कहाँ के वीरों ने गोलियों का सामना करते हुए झंडा नहीं गिरने दिया? बोरस, पट्टन, विदवई, शिवराजपुर। कहाँ के वीरों ने गोलियों का सामना करते हुए झंडा नहीं गिरने दिया? कहाँ के? बोरस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 86, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? सिवनी, जबलपुर, मंडला, रीवा। तो मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? जबलपुर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 87, मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था? देवदास गांधी, दुर्गाशंकर मेहता, गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्र। तो मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था? वह किया था देवदास गांधी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 88, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1923, 1930, 1931, 1939। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ? वह हुआ 1930 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 89, मध्य प्रदेश के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस स्थान पर हुआ? भावरा, डीमरपुरा, ओरछा, भावखेड़ा। तो मध्य प्रदेश के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस स्थान पर हुआ? वह हुआ भावरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 90, किस अमर शहीद ने अदालत में अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन और घर जेल खाना बताया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल।
तो किस अमर शहीद ने अदालत में अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन और घर जेल खाना बताया? वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 91 में, चंद्रशेखर आजाद ने किस दूसरे नाम से भी क्रांतिकारी गतिविधियां का संचालन किया? पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी, सतीश चंद्र नाथ, श्री रामानंद सीताराम। प्रश्न क्या आ रहा है? 92 इनका प्रश्न क्या था? चंद्रशेखर आजाद ने किस दूसरे नाम से भी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया? और दूसरा नाम क्या था? पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 92, चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए? एशिया बाग गार्डन, मुगल पार्क, अल्फ्रेड पार्क, जिब्राल्टर पार्क। तो चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए? वह हुए अल्फ्रेड पार्क, कहाँ पे? इलाहाबाद। अगला प्रश्न 93, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया? भीमनायक, कौंटू, गजन सिंह, बीरसा। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया? किसके नेतृत्व में किया था? भीमा नायक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 94, मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना कहाँ की गई? जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना कहाँ की गई थी? जबलपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 95, भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1922, 1930, 1938, 1939। तो भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? वह हुई 1938, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 96, भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली? नवाब हमीदुल्ला खां, मास्टर लाल सिंह, बी नारायण सिंह, दिनेश चंद्र पांडे। तो भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली? वह डाली मास्टर लाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी। महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कब की? 1739, 1789, 1810, 1816। तो महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कब की? वह कब की? 1810 में, ऑप्शन नंबर सी। तो महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कब की? 1810, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 98, मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया, उसका शासनकाल था 1767 से 1795, 1768 से 1788, 1739 से 1778, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया, उनका शासनकाल था 1767 से 1795 तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 99, खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही थी? जैजाभुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी, मालवा के परमारों की धार्मिक राजधानी थी, कलचुरियों की धार्मिक राजधानी थी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या कह रहा है 99 में? खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही थी? वह किसकी रही थी? जैजाभुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी रही थी, कहाँ पे? खजुराहो में। अगला प्रश्न आपका 100, मध्य प्रदेश में परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की थी? कृष्णराज उपेंद्र ने, मंजू परमार ने, सिंधुराज ने, राजा भोज ने। तो मध्य प्रदेश में परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की थी? वह की थी कृष्णराज उपेंद्र ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 101, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर संयुक्त चतुर्थ का चयन कीजिए। नर्मदा टोली, एरण, त्रिपुरी, गुजर्रा, आपको मिलान करना है। तो नर्मदा टोली का किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण संस्कृति से। एरण का संबंध किससे? सती प्रथा का साक्ष्य से। और त्रिपुरी का संबंध किससे है? वह है सातवाहन एवं क्षत्रपों के सिक्कों से। और गुजर्रा का किसका? अशोक के लघु शिलालेख से। तो नर्मदा टोली का संबंध किससे है? ताम्रपाषाण संस्कृति से। एरण का संबंध है सती प्रथा के साक्ष्य से। गुजर्रा का त्रिपुरी का संबंध है सातवाहन एवं क्षत्रपों के सिक्कों से। और गुजर्रा का संबंध है अशोक के लघु शिलालेख से। इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 102, होशंग शाह किस वंश का था? गौरी वंश, गजनी वंश, गजनवी वंश, तुर्क वंश, इनमें से कोई नहीं। तो होशंग शाह था जो किस वंश का था? वह था गौरी वंश का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 103, निम्न में से किसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की थी? दिलावर खां, होशंग शाह, शहाबुद्दीन, गजनी खां। तो निम्न में से किसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की थी? वह की थी होशंग शाह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 104, महमूद गजनवी ने किस सन में ग्वालियर पर आक्रमण किया? 1018, 1017, 1021, 1025। तो महमूद गजनवी ने किस सन में ग्वालियर पर आक्रमण किया? वह किस सन थी? 1021, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 105, 1857 में महू विद्रोह हुआ। 1 जुलाई 1857 को, 10 जनवरी 1857 को, 15 अगस्त 1857 को, 26 जनवरी 1860 को। तो 1857 में महू विद्रोह हुआ। कब हुआ था? 1 जुलाई 1857 को। अगला प्रश्न 106, 1857 क्रांति के समय निमाड़ के ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेश्वर की किस क्रांतिकारी ने लूटा? प्रश्न क्या कह रहा है? 1857 की क्रांति के समय निमाड़ के ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेश्वर को किस क्रांतिकारी ने लूटा? टांटिया भील, भीमा नायक, सादत खां, किसी ने भी। तो किसने लूटा था? भीमा नायक, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? केवल उष्ण कटिबंधीय, केवल मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, सम जलवायु वाला। तो मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? वह है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला। अगला प्रश्न सेकंड, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सी उत्तरदायी है? कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिण पश्चिम से आने वाले मानसून, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा उत्तरदायी है? वह उत्तरदायी है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न तीसरा, मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 2, 3, 4, 6। तो मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? वह पाई जाती हैं ऑप्शन नंबर बी, 3 ऋतुएं। अगला प्रश्न 4, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 6, 7। तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? वह बांटा गया है 4 भागों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 5, इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। उत्तर का मैदान, विंध्याचल का पहाड़ी भाग, नर्मदा की घाटी, मालवा का पठार। प्रश्न क्या कह रहा है? इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। वह कहाँ पे पड़ती है? नर्मदा की घाटी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 6, प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? मालवा का पठार, उत्तर का मैदान, विंध्याचल का मैदानी भाग, नर्मदा की घाटी। तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? वह कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, मालवा के पठार को। अगला प्रश्न 7, मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है। योनाला, चौमासा, सियाला, उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सभी से जाना जाता है योनाला, चौमासा, सियाला, गर्मी, चौमासा, सर्दी। अगला प्रश्न 8, सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं, उपरोक्त सभी सत्य असत्य। प्रश्न क्या कह रहा है? सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? वह होगा तापमान में वृद्धि, यानी गर्मी बढ़ेगी। अगला प्रश्न 9, सूर्य की किरण किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अत्यधिक गर्मी पड़ती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, बृहस्पति रेखा, किसी पर नहीं। तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? वह पड़ती है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 10, मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल है? ग्वालियर, दतिया, गंज बसोदा, बीना। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल है वह है गंज बसोदा। कहाँ पड़ता है? बिसा है। अगला प्रश्न 11, किस माह के समूहों को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर। तो किस माह के समूह को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? वह कहा जाता है सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 12, मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना। तो मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? वह रहता है शिवपुरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 13, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? पचमढ़ी, सिवनी, घोड़ाडोंगरी, नर्मदा घाटी। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? वह होती है पचमढ़ी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 14, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? वह बांटा गया है 4 भागों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 15, निम्नलिखित जिलों समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? रीवा, सतना, सीधी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, देवास, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। तो निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? वह आता है रीवा, सतना, सीधी, ऑप्शन नंबर बी।